कहा जाता है कि लखनऊ के नवाबों को बेहतरीन हवेलियां बनवाने का बहुत शौक था, जिससे मजदूरों को रोजगार भी मिलता रहता था। ऐसी ही एक शानदार हवेली थी ओएल हाउस, जहां पर लखनऊ पर शासन करने वाला अंतिम नवाब वाजिद अली शाह रहा करता था और उसके बाद वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का निवास बना। आजकल इस हवेली को बहुत ही रहस्यमय और भूतहा माना जाता है। तो दोस्तों, आइए आपको इस हवेली की कहानी के बारे में बताएं कि आखिर ये शानदार हवेली भूतहा क्यों, कब और कैसे बन गई। ओएल हाउस की कहानी लखनऊ के 11वें और अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह की कहानी है। नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से और वहां की जनता से प्यार था और वो अपनी दरिया दिली का सबूत अक्सर ही लोगों को जितना हो सके मदद करके दिया करता था। लेकिन वास्तविकता यह थी कि इस विचित्र व्यक्तित्व के नवाब वाजिद अली शाह के हाथ पूरी तरह से अंग्रेजों ने बांध रखे थे, क्योंकि जब तक वो लखनऊ की गद्दी पर विराजमान रहा, अंग्रेजों ने लगभग पूरे अवध पर कब्जा जमा लिया था और वाजिद अली शाह सिर्फ नाम का ही नवाब था। सन 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को इस बात का पूरा अंदेशा था कि नवाब वाजिद अली शाह भले ही जाहिर ना करे, पर दिल से वो एहसान फरामोश है और अंग्रेजों के साथ दगा करेगा। इसलिए उसको लखनऊ से कैद करके कोलकाता भेज दिया गया, जहां वो अंतिम समय तक एक बड़ी हवेली में नजरबंद रहा और बाद में मर गया। अंग्रेजों के सामने नवाब वाजिद अली शाह की इस मजबूरी और मायूसी को उसके वफादार सिपाहियों ने गहराई से महसूस किया और सन 1857 के विद्रोह में बहुत से अंग्रेजी सिपाहियों और उनके अफसरों को ओएल हाउस में मार के कुएं के अंदर फेंक दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इन अंग्रेज सिपाहियों की प्रेत आत्माएं आज भी ओएल हाउस में भटकती है। आजादी के बाद ओएल हाउस को लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का आवास बना दिया गया। उसके बाद इस हवेली में बने उसी कुएं के अंदर, जिसमें अंग्रेज सिपाहियों को मार के डाला गया था, एक लड़का अक्सर पत्थर फेंक कर देखता था। कुछ दिनों बाद उस लड़के की लाश वही कुएं के पास रहस्यमयी अवस्था में पाई गई। वहां आसपास रहने वाले लोगों को विश्वास हो गया कि लड़के द्वारा पत्थर फेंके जाने से वो प्रेत आत्माएं जागृत हो गई थी। इसलिए जानकारों की सलाह पर उस कुएं को हमेशा के लिए सील बंद कर दिया गया। तहजीबों और शानो शौकत के इस शहर लखनऊ के इस भूतहा ओएल हाउस में एक छोटे लड़के का इस तरह रहस्यमय परिस्थितियों में मारा जाना रोंगटे खड़े कर देता है। इसलिए इस हवेली को भूतहा माना जाता है। दोस्तों, अगर आप लखनऊ गए हैं तो आपने लखनऊ की शान और इस शहर की पहचान कहे जाने वाला बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं, जरूर ही देखा होगा। तो आइए इसी इमाम बाड़े से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प किस्से से आपको रूबरू कराते हैं। आपने इतिहास में अवश्य ही पढ़ा होगा कि अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। यहीं पर नवाब आसिफ उदौला द्वारा बनाया गया था। यह वास्तुकला का अनोखा शाहकार नवाब साहब ने अपने सलाहकारों की मदद से बड़े ही सुनियोजित तरीके से बड़े इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। जैसे ही आप बाड़े में प्रवेश करेंगे, आपको सबसे पहले शाही बावली यानी कि सीढ़ीदार विशालकाय कुआं देखने को मिलेगा और इसके बाद पंचमहल 7 मंजिल की बावली है। इसका लिंक पास में बहती हुई गोमती नदी से है। जब कभी गोमती नदी में जल भराव अधिक होता है तो बावली में तीसरी या चौथी मंजिल तक पानी भर आता है
और अगर गोमती नदी में सूखा पड़ता है तो बावली का जलस्तर भी कम हो जाता है। फिर भी इसकी 2 मंजिल तो पानी में हमेशा डूबी रहती है। इमामबाड़े के मुख्य परिसर में गुंबदनुमा हॉल अपने आप में भवन निर्माण का एक अनूठा उदाहरण है। इसका गुंबद 50 मीटर चौड़ा और 14 मीटर लंबा है, परंतु इसके निर्माण में किसी भी लकड़ी और खंभे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह वास्तव में दाल, चूना पत्थर और चावल की भूसी जैसी चीजों से बना है, जिन्हें लखोरी ईंट कहा जाता है। इस इमामबाड़े के परिसर में एक मस्जिद भी है, परंतु इसमें गैर मुस्लिमों को जाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि इसका सेंट्रल हॉल दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद आकार वाला हॉल है। बड़े इमामबाड़ा को यहाँ के भूल भुलैया के लिए भी जाना जाता है, जहाँ कई गलियारे हैं और यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें लगभग 869 एक जैसे दिखने वाले दरवाजे हैं और लगभग 1000 रास्ते हैं, जो अच्छों को उसके अंदर भटकते रह जाने के लिए मजबूर करने के लिए काफी है। आप सोचिए कि शाम को अंधेरा होने लगे और कोई इसमें भटक जाए तो ये कितना भयानक हो सकता है। इसके अंदर एक सुरंग नुमा खुफिया रास्ता भी है जो सीधा गोमती नदी की ओर जाता है, और यहाँ पर कई सारे अंडरग्राउंड रास्ते भी हैं जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। यदि कोई आदमी इन टेढ़े मेढ़े रास्तों की भूल भुलैया में घुस जाए तो वो यहीं फंसकर रह जाएगा। यहाँ की दीवारों का निर्माण ऐसे किया गया है कि वह खोखली है और एक कोने पर होने वाली बातचीत दूसरे कोने पर आसानी से सुनी जा सकती है। कहते हैं कि इसी खोखली दीवार वाली इमारत से कहावत शुरू हुई थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। दोस्तों, लखनऊ से नवाबी सल्तनत तो गायब हो गई, परंतु उनका खजाना कहाँ है? यह आज भी एक अनसुलझा पहलू बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि बड़े इमामबाड़े की शाही बावली में ही खजाना छुपा हुआ है, अरबों रुपए का खजाना। ऐसा कहा जाता है कि जब 1856 में अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया तो उन्हें कोलकाता भेज दिया गया। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा उनकी शाही खजाने की खोज शुरू की गई। ऐसा कहा जाता है कि नवाब की वफादार मुनीम शाही खजाने की चाबी और नक्शे को लेकर बावली में कूद गए थे। अंग्रेजों द्वारा इस बावली के अंदर खजाने की चाबी और नक्शा खोजने की काफी कोशिश की गई, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा जितने भी सिपाही या अफसर इस बावली के अंदर खजाने की तलाश करने के लिए भेजे गए, वे कभी वापस ही नहीं लौटे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अवध प्रांत की राजधानी पहले फैजाबाद थी, बाद में उसे लखनऊ कर दिया गया था। इस दौरान नवाब अपना पूरा खजाना फैजाबाद से लखनऊ लाए ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने खजाना फैजाबाद और अयोध्या के बीच किसी कब्रिस्तान में गड़वा दिया था। कहा जाता है कि फैजाबाद में चरवाहों को भी कभी कभार कुछ असरफियां मिल जाया करती थी, जिससे इस जगह पर खजाना होने की बातें लोगों के बीच प्रचलित थी। लेकिन इतिहासकार बड़े इमामबाड़े की बावली में ही खजाना होने की बात को स्वीकारते हैं। शायद इसी कारण इस बावली की सुरक्षा की अनोखी व्यवस्था की गई थी। इस इमामबाड़े के पूर्वी हिस्से में 5 मंजिला शाही बावली को नवाब साहब के सबसे खास सैनिकों की गुप्त निगरानी में रखा जाता था। ये जो पूर्वी हिस्सा था वो ऐसा बनाया गया था कि सैनिक वहां बने झरोखों में बैठकर आने या जाने वालों पर नजर रख सकते थे। अब इसको बनाने की कला और डिजाइन का कमाल देखिए। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की छाया बावली के पानी पर स्पष्ट दिखती है, और यदि कोई गलत इरादे से आ रहा हो, यहीं से सैनिक उस आगंतुक पर
अपने तीर या बंदूक से निशाना साध सकते थे। कहते हैं कि एक बार अवध क्षेत्र में बड़ा ही भीषण अकाल पड़ा, जिससे चारों तरफ भूखमरी फैल गई। ये अकाल लगभग 3-4 सालों तक चला और लोगों के पास अपनी आजीविका का कोई भी साधन बच नहीं पाया। अधिकांश जनता गरीब हो गई। उस समय लखनऊ के तत्कालीन नवाब आसिफ उदौला ने बड़े इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। इसका निर्माण कराने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों को रोजी रोटी कमाने का जरिया मिल सके। आपको बता दें कि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आधुनिक वामपंथी इतिहासकार लिखते हैं।